प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में जानेंगे। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आइए जानते हैं थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में। जो पहला वीडियो था उसमें हमने जाना था थॉमस हॉब्स के जन्म के बारे में कि किस प्रकार से 5 अप्रैल 1588 में उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और 1691 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी। 1679 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस बीच उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी और उन्होंने अपनी जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसके आधार पर उन्होंने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया। हमने पहले वीडियो में यह भी जाना था कि जो थॉमस हॉब्स हैं उनका जन्म आर्मेडा के युद्ध के समय हुआ था, और उन्होंने स्वयं कहा था कि आर्मेडा के युद्ध के समय दो व्यक्तियों का जन्म हुआ, एक स्वयं मैं यानी कि थॉमस हॉब्स और दूसरा भय। और उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने अपनी पूरी 91 जो ईयर्स हैं, 91 वर्ष की जो अवस्था है, उसमें उन्होंने जो देखा उसके आधार पर उन्होंने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की कल्पना की, और उसके बारे में उस पर आधारित एक पुस्तक उन्होंने लिखी जिसका नाम था लेवियाथन। तो आइए जानते हैं थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स सामाजिक समझौतावादी विद्वान हैं और उसने अपना यह सिद्धांत 1651 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसे उन्होंने अपने एक ग्रंथ में लेवियाथन में प्रस्तुत किया था। उसके इस सिद्धांत का आधार वैज्ञानिक भौतिकतावाद था। वैज्ञानिक भौतिकतावाद क्या है इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। हम ये मानते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने आप में एक सूक्ष्म तत्व है, प्राकृतिक अवस्था का एक तत्व है, और उसी के इर्द गिर्द चारों ओर संपूर्ण समाज विद्यमान है, और जो हमारा राजतंत्र है या कोई भी शासन व्यवस्था है वो उसी वैज्ञानिक भौतिकतावाद अर्थात उस सूक्ष्म कण उस व्यक्ति के चारों ओर घूमती है। हॉब्स के सिद्धांत के अनुसार जो उस समय की इंग्लैंड की अराजकतापूर्ण स्थिति थी, जो गृह युद्ध था, जो सामाजिक असामाजिक परिस्थितियां थी, जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के थॉमस हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और हॉब्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मनुष्य अपने स्वभाव से ही एक असामाजिक प्राणी है। हमने पहले भी आपको बताया था कि ये कथन आपको याद रखना है कि मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है। किसने कहा था? थॉमस हॉब्स ने। और यदि यह पूछा जाता है परीक्षा में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? तो आपको याद रखना है ये कथन है अरस्तु का। तो हॉब्स ने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य अपने स्वभाव से ही एक असामाजिक प्राणी है और केवल निरंकुश राजतंत्र के द्वारा ही नियंत्रित और शासित किया जा सकता है। अगर हम जनता का तंत्र समझें या जनता के द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था को चुनते हैं तो हो सकता है व्यक्ति नियंत्रित न रहे, क्योंकि वो व्यक्ति शक्ति प्रधान है, वो अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसको नियंत्रित करने के लिए निरंकुश राज सत्ता या निरंकुश राजतंत्र का होना आवश्यक है। और वास्तव में जो थॉमस हॉब्स से उनका सामाजिक समझौता सिद्धांत कॉमनवेल्थ या राष्ट्र संघ या राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति का ही एक सिद्धांत है। जो थॉमस हॉब्स है उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझने के लिए हम उनकी कुछ बातों को समझ लेते हैं कि आखिर इस सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत वो किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं, जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना उनके द्वारा की गई। पहली चीज़ थी मानव स्वभाव। हॉब्स के अनुसार जो मानव है वो मूलतः एक असामाजिक प्राणी है जो सदैव आत्मरक्षा की मूल प्रवृत्ति से संचालित होता है। मनुष्य में स्वार्थ, भय, शक्ति के प्रति प्रेम, अहंकार, संघर्ष आदि के दुर्गुण भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इन दुर्गुणों के होने के बावजूद भी मनुष्य में विवेक का तत्व फिर भी पाया जाता है। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो थॉमस हॉब्स है उसने मानव स्वभाव की व्याख्या एक दुर्गुणी व्यक्ति के रूप में की, एक असामाजिक प्राणी के रूप में की, और एक ऐसे अहंकारी संघर्षशील व्यक्ति के रूप में की जो सदैव समाज में लड़ता झगड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में उसको रोकने के लिए सामाजिक समझौता बहुत आवश्यक है, और उसके समझौते के अंतर्गत निरंकुश राजतंत्र का होना बहुत जरूरी है जो इस प्रकार के असभ्य व्यक्तियों को नियंत्रित कर सके। थॉमस हॉब्स ने उस समय की तत्कालीन प्राकृतिक अवस्था का भी वर्णन किया, क्योंकि आर्मेडा का युद्ध उस समय चल रहा था। जो हॉब्स ने देखा वो उन्होंने लिखा अपने विचारों में। हॉब्स के अनुसार क्योंकि मनुष्य एक स्वभावतः एक असामाजिक प्राणी है, इसलिए उन्हें लगा कि जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां हैं वो अराजकतापूर्ण हैं, और इस आधार पर प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन जो था वो अकेला था, एकाकी था, दीनहीन था, घृणा से युक्त था, पशु के समान था, जंगली था और बहुत अल्पकाल के लिए होता था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन कैसा था इसको आपने याद रखना है। वो दीनहीन था, गरीब जिसे हम कह सकते हैं,
अकेला था, एकाकी था, वो जंगलों में रहना पसंद करता था, समाज से दूर रहता था। और मत्स्य न्याय के बारे में हमने बात की है, शक्तिशाली की विजय की हमने बात की है। वो सदैव स्वयं की रक्षा करना, आत्मरक्षा करना अपना मूल अधिकार समझता था। वो कच्चा मांस खाता था, पशुओं से पीड़ित होता था, पशुओं के समान रहता था तथा उसकी आयु भी कम थी, वो अल्पजीवी भी होता था। इसके अलावा घृणा का गुण उसके अंदर होता था, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करता था। तीसरी जो बात है समझौते का कारण, उसको जान लेते हैं। थॉमस हॉब्स ने कहा जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उस समझौते को करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था, वो था प्राकृतिक अवस्था का कष्टकारी और भयपूर्ण वातावरण या उस समय की स्थिति। क्योंकि थॉमस हॉब्स को लगा कि प्राकृतिक अवस्था एक जंगली अवस्था है, असभ्य अवस्था है, मत्स्य न्याय की स्थिति उस समय विद्यमान है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, आत्मरक्षा के लिए वो दूसरे व्यक्ति की हत्या करने से भी नहीं चूकता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी प्राकृतिक अवस्था की कष्टकारी और भयपूर्ण स्थिति में समझौता करने के लिए किसी व्यक्ति का होना, किसी निरंकुश शासक का होना बहुत आवश्यक है। थॉमस हॉब्स ने आत्मरक्षा के जो स्थायी उपाय हैं, स्थायी शांति है, उसके लिए एक निरंकुश और सर्वोच्च सत्ता की स्थापना की कल्पना की। और उन्होंने ऐसी ही सत्ता की झगड़ालू और संघर्षप्रिय मानवों को शांति व्यवस्था के साथ आत्मरक्षा का अधिकार देने के लिए निरंकुश राजतंत्र की स्थापना तथा सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया। आगे जान लेते हैं सामाजिक समझौते का जो चौथा चरण था, वो था समझौते की प्रक्रिया। आखिर यह समझौता किस प्रकार से हुआ? थॉमस हॉब्स के अनुसार प्रत्येक मानव ने अन्य मानवों से समझौता करते हुए कहा, हम अपने ऊपर शासन करने का अधिकार मेरी तरह ही इस मनुष्य को अर्थात राजा को सौंपते हैं, जो प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक समय में हमारी रक्षा करेगा और प्रत्येक व्यक्ति इस निरंकुश राजा का कहना मानेगा। यदि कोई व्यक्ति इस शासक का अधिकार या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है या उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड देने का अधिकार भी निरंकुश राजतंत्र को या जो राजा होगा, जो राजसत्ता होगी, उसको होगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकार, सपने जो भी कार्य हैं, दायित्व हैं, उत्तरदायित्व हैं, संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में सौंप देती है और वही व्यक्ति बाद में निरंकुश राजा के रूप में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है। अर्थात यहाँ केवल एक समझौते की बात की गई है, जनता का और जो राजा है उनके मध्य होने वाला एक समझौता। इसमें राजा को शक्तिशाली बनाया गया है और जो जनता है उसकी शक्तियाँ छीन करके राजा को दे दी गई हैं। अर्थात राजा जो कहेगा वही जनता को करना होगा। संप्रभु की आज्ञा ही सर्वोच्च होगी और इसमें संप्रभु कौन होगा? निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत राजा। अर्थात जो सामाजिक समझौता होगा वो जनता और शासक के मध्य होगा। समझौते द्वारा जो स्थापित राजनीतिक अवस्था होगी वो किस प्रकार की होगी, उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें पहली चीज है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। थॉमस हॉब्स ने ऐसे राजतंत्र की स्थापना की कल्पना की जिसमें निरंकुश और सर्वोच्च शक्ति संपन्न राजा व्यक्ति होगा और वो व्यक्ति जो राजा के रूप में जाना जाएगा वो किसी भी बंधन से मुक्त होगा, उस पर किसी प्रकार की कोई शर्त या बंधन लागू नहीं होगा। वो जनता को स्वयं नियंत्रित करेगा और जनता को उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। जो दूसरी विशेषता है वो है कानूनी संप्रभुता की स्थापना। क्योंकि हॉब्स ने जो संप्रभुता है उसे एक व्यक्ति में स्थिर कर दिया है और उसके अनुसार जो संप्रभुता होगी वो सर्वोच्च होगी, अविभाज्य होगी, अदेय होगी, अखंड होगी, उसका कभी विभाजन नहीं किया जा सकता। उसके जो आदेश होंगे, जो संप्रभु का आदेश होगा, जो राजा का आदेश होगा, वही कानून होगा। कई बार परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह कथन किसका है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। यह कथन थॉमस हॉब्स का है। और जब संप्रभु का आदेश ही कानून होगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उसके आदेश का विरोध करने का या उसको समाप्त करने का या आज्ञा पालन न करने का अधिकार से नहीं होगा। अर्थात जो लोग होंगे वो जो कानूनी संप्रभुता है, जो शासक है, उसके अधीन होंगे और उसके आज्ञा का पालन करेंगे। जो वो आदेश देगा उनका पालन करना जनता का उत्तरदायित्व होगा। थॉमस हॉब्स ने समाज और राज्य और शासन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया, क्योंकि उसके द्वारा जो निरंकुश राजा था, शासक था, वही अपने आप में सर्वोच्च है, सब कुछ है। शासन का अंत होने का अर्थ यहाँ केवल यही है कि राज्य और समाज का भी अंत होना। इसलिए ना तो समाज, न राज्य, न शासन, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। शासन करेगा केवल एक राजा। थॉमस हॉब्स के अनुसार जो समझौता होगा वो स्थायी होगा, हमेशा के लिए होगा, परमानेंट होगा और इसका उल्लंघन करने का अधिकार भी किसी व्यक्ति को नहीं होगा, क्योंकि जनता अपने समस्त अधिकार, समस्त जो कर्तव्य हैं, जो शक्तियां हैं, जो अपना सर्वस्व है, वो एक निरंकुश राजा को सौंप चुकी हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो समझौता मानना वो स्थायी होगा, उस संधि का पालन करना ही होगा। ऐसी स्थिति में
अगर संप्रभु चाहे तो जो जनता है, जो व्यक्ति है, जो राजाज्ञा का उल्लंघन करता है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को मृत्युदंड भी दे सकता है। मृत्युदंड का के लिए मना करने का अधिकार भी जनता के पास नहीं होगा। जो अगला विचार है थॉमस हॉब्स का, वो था समग्रतावादी और व्यक्तिवादी राजव्यवस्था। क्योंकि दोनों विचार एक दूसरे के विरोधी हैं। व्यक्तिवादी व्यक्ति से संबंधित है और समग्रतावादी संपूर्ण समाज से संबंधित है। लेकिन हॉब्स की अवस्था में ये दोनों विचार एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। हॉब्स ने एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की और उसके अनुसार जो अदेय अविभाज्य संप्रभुता को धारण करने वाला निरंकुश शासक है, उसकी जो आदेश होंगे वही कानून होंगे और वो कानून केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि संपूर्ण जनता पर लागू होंगे। ऐसी स्थिति में शासन का विरोध करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा। आइए अब हॉब्स के जो संप्रभुता संबंधी विचार हैं उसका एक मूल्यांकन कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं थॉमस हॉब्स के अलावा बोंदा ने भी संप्रभुता की एक परिभाषा दी है। बोंदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसे विधियों द्वारा मर्यादित नहीं किया जा सकता। किंतु व्यवहार में बोंदा ने संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून और संवैधानिक कानून के प्रतिबंध को स्वीकारा है। लेकिन थॉमस हॉब्स इन्हें स्वीकार नहीं करते। थॉमस हॉब्स तो इसे पूर्व, सर्वोच्च, निरपेक्ष, निरंकुश, अविभाज्य, असीमित, सर्वव्यापी मानते हैं। और जो निरंकुश राजा होगा, जो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होगी, वही अपने आप में संपूर्ण समाज का नेतृत्व करता होगा। और यहीं पर जो संप्रभुता होगी, जो सामाजिक समझौता होगा, उसका पालन कराने का उत्तरदायित्व भी उस निरंकुश राजा को ही होगा, अर्थात राजतंत्र को ही होगा। जनता उसका विरोध नहीं कर सकती। वाहन ने भी कुछ कथन कहे हैं इस संबंध में। बोंदा ने संप्रभुता पर जो प्रतिबंध लगाए थे, हॉब्स ने संप्रभु को उन प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। आप सभी समझ सकते हैं कि थॉमस हॉब्स ने जिस प्रकार से अपने विचार दिए, उसने निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की, उसके आधार पर जो बोंदा का सिद्धांत था उसके ठीक विपरीत ये सिद्धांत है। हॉब्स ने संप्रभुता की एक परिभाषा भी दी। वो इस प्रकार से, संप्रभु वह शक्ति है जिसको एक विशाल जनसमूह ने स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे से समझौता करके इस उद्देश्य से अपना कर्ता या प्रभु बना लिया है। वह उनकी शांति और सुरक्षा के लिए उन सबकी समस्त शक्तियों व साधनों का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपना सब कुछ, सर्वस्व एक निरंकुश राजा को सौंप देते हैं और वही शासन करता है। और वो व्यक्ति, वो राजा, वो निरंकुश राजतंत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो समझौतावादी व्यक्ति शासन को चलाने के लिए उत्तरदायी होगा और जनता को उसके सारी बातों को मानना होगा। यदि जनता उसकी बातों का उल्लंघन करती है तो निरंकुश शासन के रूप में वो शासक जनता को मृत्युदंड भी दे सकता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।